नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका क्लास में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। बिल्कुल सभी साथी जुड़ जाएगा और थोड़ा सा सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी साथियों तक अपनी क्लास पहुंच जाए। यहाँ पर हम टॉप इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में और सारे के सारे क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो एक बार जो भी साथी जुड़े हुए हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नाम लेके बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और साथ में ही थोड़ा सा सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। एप्लीकेशन पे सर ने प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से कोर्स लॉन्च कर रखे हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो एसएससी जीडी 2023-24 के लिए ब्रह्मास्त्र बैच आ चुका है। इसमें आपको 90% का टारगेट लेके तैयारी करवाई जाएगी। साथ में आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस, साथ में पीडीएफ नोट्स से। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी जो टेस्ट सीरीज है जहां से आपको 75% तक के क्वेश्चन हुबहू देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा बीएसएफ ट्रेडमेंस 2024 के लिए भी नया बैच प्रारंभ कर दिया सर ने, वर्दी बैच। इसमें भी आपको सारी की सारी क्लासें दी जाएगी, पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध है। उसके अलावा बात करें मैथ, अगर आपकी वीक है तो मैथ के लिए भी मैथ स्पेशल बैच प्रारंभ कर दिया सर ने, चाणक्य बैच। तो जिन भी साथियों को ऐसा लगता है कि हमारी मैथ है वो वीक है तो आप ऑल कंपटीशन के लिए मैथ की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको चाणक्य बैच है वो मात्र 199 रुपए में सर के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें आपको ऑल टॉपिक और 100 ट्रिक के साथ में आपको मैथ में सीखने को मिल जाएगी। साथ में मैं बता देता हूं अभी भी आपके लिए हर कोर्स पे भारी छूट ऑफर चल रहा है, 60% तक का ऑफर चल रहा है। तो आप इन कोर्स को परचेज कर सकते हो। और जिन भी साथियों को कोर्स परचेज करना है वो आज ही बेस्ट एग्जाम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिए हुए हैं, वहां से आप जानकारी भी ले सकते हो। बिल्कुल लाइव बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आपका सहयोग और प्रेम भाव है वो लगातार मिलता रहना चाहिए रे भाई, इसी प्रकार से। तो एक बार जो भी नौजवान साथी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं थोड़ा सा दबा के सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद में मैं बढ़ता हूं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे के सारे क्वेश्चन धमाकेदार होने वाले। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाना। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई। कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष है वो कौन बनी थी? राजकुमारी अमृत कौर, एनी बिसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित या अमृता शेरगिल। सोच समझ के आंसर देना है, किसी भी साथी का यहां पर रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए रे भाई। बिल्कुल बता दीजिएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है, कमेंट बॉक्स में आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं और लगभग साथी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल 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 सही बता रहे हैं। बी ऑप्शन को सर लोग कर दीजिएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीमती एनी बिसेंट। चलो बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना। बात किसकी हो रही है? आईएनसी की बात हो रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी श्रीमती एनी बिसेंट। कौन बनी थी? श्रीमती एनी बिसेंट बनी थी। ये नाम आपको याद रखना है, श्रीमती एनी बिसेंट का। और श्रीमती एनी बिसेंट बनी कब थी? तो 1917 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता कहां पर है? कलकत्ता में। उस समय इसको प्रथम महिला अध्यक्ष का दर्जा प्रदान किया गया था। साथ में अगर भारतीय महिला पूछे कि भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस आईएनसी की अध्यक्ष बनी थी, तब आपको नाम याद रखना है सरोजिनी नायडू का। किसका नाम याद रखोगे? सरोजिनी नायडू का नाम याद रखना है। यह भारतीय प्रथम महिला थी जो आईएनसी की क्या बनती है? अध्यक्ष बनती है। कब बनती है? तो 1925 ईस्वी आपको याद रखना है, 1925 ईस्वी। पूरी डिटेल याद रखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए रे भाई। बिल्कुल जो भी नौजवान साथी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका सहयोग और प्रेम भाव भाई लगातार मिलता रहना चाहिए, तो इसलिए सेशन को थोड़ा सा शेयर करते रहेगा। मैं बढ़ता हूं एक और धमाकेदार क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने आ चुका है कि भारत में जो विदेशी मुद्रा का भंडारण है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? निर्यात से प्राप्ति की बचत, स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश, या अनिवासी भारतीयों की जमा, या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक द्वारा दिया गया अनुदान। सोच समझ के आंसर देना है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का ये क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बिल्कुल बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है, यहां पर अलग अलग आंसर आ रहे हैं रे भाई।
अलग अलग आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, चारों ऑप्शन आ रहे हैं। चलो बात कर लेते हैं। निर्यात की बचत नहीं होगा, स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश नहीं होगा, और उसके अलावा अनिवासी भारतीयों की जमा राशि नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, या अगर हम विश्व बैंक की बात करें तो इन दोनों के द्वारा जो अनुदान प्रदान किया जाता है उसी का विदेशी मुद्रा भंडारण में सर्वाधिक योगदान। जबकि अगर आपको कंट्रीज पूछे, देश का नाम अगर आपको पूछे, तो मेरे प्यारे साथियों बता देना अमेरिका देश। अमेरिका देश का भारत में सर्वाधिक जो अमेरिका की जो राशि है वो डॉलर में है, जो डॉलर में है यहां की इनकम, और डॉलर के द्वारा ही भारतीय मुद्रा भंडारण में सर्वाधिक बड़ा हिस्सा है वो अमेरिकी डॉलर का है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ेंगे एक और धमाकेदार क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं, क्या कहते हैं? बाल्केनिक चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने, परतदार चट्टाने या प्लूटोनिक चट्टाने? सोच समझ के आंसर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से आपके सामने बात किसकी हो रही है? लावा की बात हो रही है। और आपको पता है कि लावा जब निकलता है अपने धरातल से, तो लावा निकलने के बाद में वो जब जम जाता है तो वो ठोस आकृति ग्रहण कर लेता है, संरचना में वो विस्तारित हो जाता है। तो संरचना है वो पृथ्वी के अंदर जो निर्मित चट्टाने उनको क्या कहते हैं? कौन सी चट्टानों से लावा निकलता है, यही आपको क्वेश्चन में पूछा है। और चारों ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल बता दीजिएगा करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है। शुरुआत हो चुकी है, कमेंट बॉक्स में आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं, और यहां पर भी लगभग साथी है वो रोंग भी बता रहे हैं, करेक्ट भी बता रहे हैं, फंसे हुए हैं। बी सी, ए बी सी अलग अलग आंसर आ रहे हैं रे भाई। चलो बात कर लेते हैं। ए ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, करेक्ट आंसर तो होगा आपका डी ऑप्शन, प्लूटोनिक चट्टाने। ध्यान से देखना, अगर हमारी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के जो नीचे अगर धरातल में नीचे की गहराई की ओर जाएंगे तो इस प्रकार से बहुत सारी परतें पाई जाती है। और ये जो प्लूटोनिक चट्टाने हैं, यहां से जो लावा है वो एक छिद्र के रूप में इस प्रकार से निकलकर फिर विस्तारित हो जाता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है? विस्तारित हो जाता है। तो ये लावा है वो कौन सी चट्टानों से निकलता है? प्लूटोनिक चट्टाने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा रे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर है, संगमरमर क्या है यही पूछा है। ध्यान से देखना, एक आग्नेयशिला बलुआ पत्थर है, कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन है, या पुनर्विकृत चूना पत्थर है, मतलब चूना पत्थर से बना हुआ है, यही आपको पूछा है। करेक्ट आंसर क्या होगा सोच समझ के बताना, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में हुबहू देखा जाता है ये क्वेश्चन कि संगमरमर है क्या है, किससे बना है और कौन सी चट्टानों में पाया जाता है। पूरी डिटेल से जानकारी याद रखनी है। बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला। शुरुआत हो चुकी है, कमेंट बॉक्स में आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं, और यहां पर भी लगभग साथी है वो फिर से गलती कर रहे हैं रे भाई, फिर से गलती कर रहे हैं। चलो बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना। ए ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। ध्यान से देखना, बात किसकी हो रही है? बात हो रही है संगमरमर की। और संगमरमर की बात करें तो ध्यान से देखना, ये चूना पत्थर से बना है। किससे बना है? चूना पत्थर से। जब चूना पत्थर है और कई सालों तक ये दबा रहने के कारण जो इसमें जो अभिक्रियाएं होती है, अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ये किसमें परिवर्तित हो गया? संगमरमर में। लेकिन कौन सी चट्टानों में पाया जाता है तब आपको बताना है, कायांतरित चट्टानों में। कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है क्या? संगमरमर। कहां का प्रसिद्ध है? राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट है, नागौर डिस्ट्रिक्ट है, और वहां पर जो मकराना शहर है वहां का मार्बल है वो विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी कई रंग का मार्बल देखने को मिल सकता है जो अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पुनर्विकृत जो चूना पत्थर होता है उसी से बनता है संगमरमर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ेंगे एक और धमाकेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले जो भी नौजवान साथी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई, सेशन को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि जो मूल निवेश निर्गम प्रणाली है वो कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। कहां पर? बात किसकी हो रही है? मूल निवेश और निर्गम प्रणाली की बात हो रही है। हार्ड डिस्क पर, केवल पाठन स्मृति में, रैम में, या नन ऑफ दीज इनमें से किसी में भी नहीं। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है
कि मूल निवेश जो निर्गम प्रणाली है वो कंप्यूटर में कहां पर विद्यमान रहती है, यही आपको पूछा है। बिल्कुल बता दीजिएगा करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला। शुरुआत हो चुकी है, कमेंट बॉक्स में आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, लगभग साथी अलग अलग आंसर दे रहे हैं। हार्ड डिस्क नहीं होगा, रैम नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल पाठन स्मृति में, किसमें, पाठन स्मृति में जो याददाश्त शक्ति होती है पाठ को याद करने में, तो पाठन स्मृति आपको याद रखना है। पाठन स्मृति में अगर हम बात करें तो जो निर्गम प्रणाली है कंप्यूटर की, कौन सी प्रणाली, निर्गम प्रणाली जो सिस्टम दिया हुआ है वो कंप्यूटर में कहां पर विद्यमान रहता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने आ चुका है कि रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज आप जिसे बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर में जो शीतल है वो किस प्रकार होता है। फ्रीजर में जमा हुई बर्फ के द्वारा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसाद द्वारा, या वाष्पशील जो द्रव्य के वाष्पन के द्वारा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी नहीं। सोच समझ के आंसर देना कि रेफ्रिजरेटर में जो शीतल का जो ठंड होती है, बर्फ में जो बर्फ जमती है फ्रिज में, वो किस कारण से जमती है, ऐसी कौन सी गैस है, या फ्रिज में कोई बर्फ पहले से जमा होती है, किसके कारण से शीतल जल बनता है। तो बिल्कुल बता दीजिएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। शुरुआत हो चुकी है रे भाई फिर से, और कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं सभी साथियों के। बिल्कुल मेहनत कर लीजिएगा क्योंकि ये 2024 है गोल्डन चांस आपके लिए, और लोकसभा के चुनाव है, और आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव से पहले आपको कई बड़ी भर्तियां हैं वो देखने को मिल सकती है। तो किसी भी प्रकार की अगर आपको तैयारी करनी है तो जी जान लगा के कर लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है रे भाई। तो 2024 गोल्डन चांस, और यहां पर लगभग साथियों ने करेक्ट आंसर दिया है, बी ऑप्शन को सर लॉक कर दीजिएगा और 100% आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर गैस कौन सी है, सीएनजी गैस है, ध्यान रखना कौन सी गैस है, सीएनजी, जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस पाई जाती है उसके कारण से ही रेफ्रिजरेटर में शीतल होता है जल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते। भाई प्रेजेंट टाइम में जो शीत ऋतु चल रही है, और शीत ऋतु में हम देखते हैं कि कोहरा छाया रहता है। क्या छाया रहता है, कोहरा छाया रहता है। इस कोहरे के कारण हम है वो दूर की वस्तुएं कई बार नहीं देख सकते हैं जब कोहरा छाया रहता है। ऐसा क्या कारण है कि हम नहीं देख सकते, प्रकाश के परिवर्तन के कारण, चाहे प्रकाश का ध्रुवण के कारण, या प्रकाश के प्रकिरण के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यहां पर भी इस चय को नहीं पढ़ना, प्रकाश ही होगा, तो प्रकाश का परावर्तन होगा, या प्रकाश का ध्रुवण होगा, या प्रकाश का प्रकिरण होगा, या अपवर्तन होगा। बिल्कुल बता दीजिएगा कि किस कारण से हम कोहरे में दूर की वस्तुएं नहीं देख सकते। शुरुआत हो चुकी है, कमेंट बॉक्स में आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। बिल्कुल बता दीजिएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। शुरुआत बिल्कुल शानदार हुई है, और सी ऑप्शन को सर लॉक कर दीजिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट भी होगा, क्योंकि प्रकाश के प्रकिरण की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना कि प्रकाश के प्रकिरण में होता क्या है कि प्रकाश के प्रकिरण के कारण हम जो ओस की बूंदे होती है, किसकी बूंदे, ओस की जो बूंदे होती है, और बूंदे हैं वो जब प्रकाश नहीं आएगा तो प्रकाश का जो प्रकिरण जब नहीं होगा तो हम प्रकिरण के बिना दूर की जो वस्तुएं हैं इन बूंदों के कारण नहीं देख सकते हैं। तो यही कारण है कि जब प्रकाश का प्रकिरण धरातल तक नहीं पहुंचता है तो हम कोहरे में दूर की वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रे भाई। बिल्कुल एक बार जो भी नौजवान साथी जुड़े हुए हैं थोड़ा सा सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि अपनी क्लास से सभी नौजवान साथियों तक पहुंच जाए। बिल्कुल एक बार जोर जबरदस्ती तरीके से बिल्कुल सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो सहयोग और प्रेम भाव है वही हमें तत्पर कर देता है कि इस प्रकार की आपको क्लासें रोज मिलती रहे। तो बिल्कुल आपके सहयोग के लिए, और आपका जब तक अंतिम रूप से चयन नहीं हो जाता है तब तक आपको ये क्लासें मिलती रहेगी। बिल्कुल बढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हिमाचल चंद्र टेलीस्कोप है जिसने 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे भाई, इस पे डबल स्टार बनाना कि हिमाचल जो चंद्र टेलीस्कोप है और जिसने 20 वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य किया है, और वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। माउंट काराकोरम में, अनाईमुड़ी चोटी में, माउंट सरस्वती में, या दोदा बेटा में।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में हुबहू देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोटबुक में छाप लीजिएगा, साथ में अगर पेन नहीं है तो पेन और कॉपी ले लीजिएगा रे भाई। बिल्कुल यहां पर फिर से अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कई काराकोरम बता रहे हैं नहीं होगा, नई मुड़ी नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, माउंट सरस्वती। तो माउंट सरस्वती की हम बात करें तो माउंट सरस्वती है, इस चोटी, इस श्रृंखला की अगर हम चर्चा करें तो इस श्रृंखला में स्थित है क्या, हिमाचल चंद्र टेलीस्कोप, और जिसने लगातार कितने वर्ष तक, 20 वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य किया है, सफलतापूर्वक कार्य किया है, और ये किस श्रृंखला में, तो माउंट सरस्वती आपको बताना है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट सरस्वती। अगर ऊंचाई की बात करें हाइट की, तो लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। कितने मीटर की ऊंचाई पे है, 4500 मीटर की ऊंचाई पे यह स्थित है। और साथ में बात करें कि यहां पर कौन सी आईआईटी कंपनी है जिसने यहां पर इसे स्थापित किया है, हिमाचल चंद्र टेलीस्कोप को, तो यहां पर मैं बता देता हूं कि आईआईए बेंगलोर, आईआईए बेंगलोर की अगर हम बात करें तो इस बेंगलोर सिटी ने इसके द्वारा ही सन 2000 ईस्वी में इस हिमाचल चंद्र टेलीस्कोप को स्थापित किया गया था। कौन सी श्रृंखला में, तब आपको बताना है कि माउंट सरस्वती। बिल्कुल सर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलो बढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अकाल में सारस, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहीं से पूछा है कि अकाल में सारस पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकाल में सारस पुस्तक के लेखक कौन है। तालिकानाथ, केदारनाथ सिंह, नसीम जेडी, सुब्रतो राय। एक पुस्तक तो 100% आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल सकती है, और अकाल में सारस इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार कंपटीशन एग्जाम में ये पुस्तक है वो पूछी गई है कि इसके लेखक कौन है। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बता दीजिएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। शुरुआत हो चुकी है रे भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं, और लगभग साथी हैं वो यहां पर अलग अलग आंसर दे रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी नई पुस्तक आती है उसको रट लीजिएगा। ए ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। केदारनाथ सिंह की बात करें तो यहां पर आपको पुस्तक क्या पूछी है, अकाल में सारस। याद रखिएगा अकाल में सारस, और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, तो आपको नाम याद रखना है केदारनाथ सिंह के द्वारा। केदारनाथ सिंह नाम आपको याद रखना है, इसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, और इंपॉर्टेंट पुस्तक है मेरे प्यारे साथियों, लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है। यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है कि ऐसी कौन से राज्य की कैबिनेट सरकार है जिसने खेलों को उद्योगों का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। बिल्कुल बता दीजिएगा ऐसा कौन सा स्टेट है। बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके सामने, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, और साथ में इन चारों ही राज्यों की कैपिटल भी याद रखिएगा, क्योंकि राजधानी बहुत बार पूछी जाती है। जो पूर्वोत्तर जो सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स के नाम से जो स्टेट जाने जाते हैं, उनकी कैपिटल जरूर पूछी जाती है। तो यहां पर अलग अलग आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में अलग अलग आंसर दे रहे हैं भाई, लगभग साथी है वो अलग अलग आंसर दे रहे हैं। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, बिल्कुल बता दीजिएगा। चलो बात कर लेते हैं, नागालैंड नहीं होगा, मिजोरम आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। त्रिपुरा, सिक्किम नहीं होगा, लेकिन इनकी कैपिटल जरूर याद रख लेना कि जैसे नागालैंड की अगर हम बात करें तो कोहिमा इसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल। इसी प्रकार से पूछा जाता है त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम और पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, कैपिटल जरूर याद रखनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है, किस देश ने किया है। विश्व का तो सबसे बड़ा है, और रेडियो टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, और उसका निर्माण करने वाला देश कौन सा है, ब्राजील, फ्रांस, रूस या चाइना। सोच समझ के आंसर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे भाई। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रेजेंट टाइम के जो कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं उनमें हुबहू देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए कहता हूं कि YouTube की क्लास से लेना ना भूले, और साथ में ही जो आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें आपको संडे टू संडे बिग टेस्ट होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज और साथ में ही जो YouTube की क्लासें हैं उनमें से 75% क्वेश्चंस है वो आपको हुबहू देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल अगर 75% प्लस क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो मान के चलिएगा
चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो उतना ज्यादा आपकी मेरिट जाने वाली नहीं है। तो यहां पर अलग अलग आंसर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है मैं बता देता हूं। ब्राजील नहीं होगा, फ्रांस नहीं होगा, रूस नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। और भारत देश की अगर बात करें तो ध्यान से देखना, भारत के पूर्वोत्तर की ओर अगर हम बात करें तो यहां पर एक देश है चाइना देश। कौन सा देश है? चाइना देश। और इस चाइना देश ने ही विश्व का जो सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण किसने किया है? इसे चाइना कंट्रीज ने किया है। और इसकी सीमा किस राज्यों से लगती है यह चीज आपको याद रखनी है। इधर अरुणाचल प्रदेश, भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य एपी अरुणाचल प्रदेश, उसके साथ में भी लगती है। अन्य जो राज्य है 4-5 उनके साथ में। तो ये सीमा रेखा और कौन से मैकमोहन रेखा का नाम आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने है। यहां पर एक इंग्लिश वर्ड का नाम दिया है कि पेशन कोरोमोटेट है वो नामक निवेश जागरूकता अभियान ने शुरू किया है। कौन सी ऐसी फंड है जिसने इसे स्टार्ट किया है? जो आपको पेशन को जो रोकोमेट है नामक जो निवेश करने का जो जागरूकता अभियान शुरू किया है वो किसने किया है? एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने, या एक्सिस म्यूचुअल फंड ने, या आईसीआई जो म्यूचुअल फंड है उसने शुरू किया है। जागरूकता, जनता में जागरूकता फैलाने के लिए यह स्टार्ट किया है। किसने किया है बिल्कुल बता दीजिएगा। शुरुआत हो चुकी है कमेंट बॉक्स में। सर आज के क्वेश्चन थोड़े से टफ लग रहे हैं, ऐसा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कई साथी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आने वाले कंपटीशन एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहां पर आपका करेक्ट आंसर एचडीएफसी तो नहीं होगा, ना आईसीआई होगा, ना एक्सिस होगा। करेक्ट आंसर होगा आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पेशन जो कोमेट नामक जो निवेश है उसमें जागरूकता अभियान चलाया गया था। कौन सा अभियान? जागरूकता अभियान। और वो जागरूकता जो अभियान चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना, आईडीएफसी जो है म्यूचुअल फंड है उसके द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसबॉल की बात कर रहा है। बात किसके कर रहा है? बेसबॉल की। और बेसबॉल के मैच में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ी होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बनाना इस क्वेश्चन पे कि बेसबॉल के मैच में प्रत्येक पक्ष में, मतलब दोनों पक्षों की बात नहीं कर रहा है, एक पक्ष की बात कर रहा है। तो प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी या 9 खिलाड़ी? सोच समझ के आंसर देना। बात हो रही है बेसबॉल की। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कमेंट करके कि यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। शुरुआत हो चुकी है, बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। और लगभग साथी फिर से यहां पर अलग अलग आंसर दे रहे हैं रे भाई, अलग अलग आंसर दे रहे हैं। 5 भी दे रहे हैं, 7 भी दे रहे हैं, 11 भी दे रहे हैं, 9 भी दे रहे हैं। तो 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 11 नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बेसबॉल में अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों बेसबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं उन खिलाड़ियों की संख्या याद रखनी है आपको, कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको किस भाग से इंगित किया गया है? यह गजब का क्वेश्चन है। बात किसकी हो रही है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात हो रही है। तीनों चीजें अभी बता दूंगा और यहां से एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। भाग नंबर 1, 2, 3 और 4 इनमें से नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में दिए हुए हैं यह चीज आपको बतानी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बता दीजिएगा। और यहां पर तो किसी भी साथी का रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। और एप्लीकेशन पे जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे उस समय भी मैंने ट्रिक के साथ में बताया था कि किस प्रकार से आपको याद रखना है। बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है और करेक्ट आंसर बता रहे हैं सभी नौजवान साथी, जो भी साथी जुड़े हुए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। सर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अरे भाई डी ऑप्शन। चलो बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। बात किसकी करनी है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करनी है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो भाग तो कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आर्टिकल अनुच्छेद की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। साथ में बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों की। ध्यान से देखना,
मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों में आपको सबसे पहले भाग याद रखना है, भाग नंबर 3। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर आपको याद रखना है 12 टू 35, 12 टू 35। उसके अलावा मौलिक कर्तव्यों की बात और कर लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो भाग तो कौन सा हो जाएगा, भाग नंबर हो जाएगा 4, कई याद रखना है आपको। उसके अलावा आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 51 क में 11 मौलिक कर्तव्य प्रेजेंट टाइम में दिए हुए हैं। तो पूरी डिटेल मैंने आपको यहां पर छाप के बता दी है और यहां से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल सकता है। तो जो भी नौजवान साथी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार थोड़ा सा सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी नौजवान साथियों तक अपनी क्लास पहुंच जाए, क्योंकि बचे हुए क्वेश्चन है वो भी अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और कौन सा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिल सकता है एग्जाम हॉल में, पता नहीं है रे भाई। तो बिल्कुल मेहनत है वो लगन से करनी है, शिद्दत से करनी है, क्योंकि 2024 तो अपना है। तो बिल्कुल बढ़ेंगे एक और धमाकेदार क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध कवि, यहां पर कवि की बात कर रहा है, किसी सम्राट की बात नहीं कर रहा है, कि प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता, हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया है। अब हिंदुस्तान का तोता कहा गया है तो आपको पता है कि राग से संबंधित है, संगीतकार से संबंधित है, जिसकी राग अच्छी थी वो तोते की तरह आवाज निकालता था और मधुर आवाज निकालता था। हिंदुस्तान का तोता किस कवि को कहा गया है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, उन्ती और अल-बरूनी। बिल्कुल सोच समझ के बता देना यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों कंपटीशन एग्जाम में, कि हिंदुस्तान का तोता के नाम से कौन सा कवि है वो प्रसिद्ध है। बिल्कुल बता दीजिएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। शुरुआत हो चुकी है, कमेंट बॉक्स में आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं और लगभग साथी यहां पर भी करेक्ट आंसर की ओर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ए ऑप्शन ए होगा जियाउद्दीन बर्नी, बी ऑप्शन 100% आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन अमीर खुसरो। याद रखिएगा अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो को कहा जाता है क्या मेरे प्यारे साथियों, इसे कहा जाता है हिंदुस्तान का तोता। अब हम यहां पर अमीर खुसरो की बात करें कि किसके दरबार में यह आया था, तब आपको नाम याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी का। किसका नाम याद रखोगे, अलाउद्दीन खिलजी, जिसे हमने तब दिल्ली सल्तनत पढ़ा था उस समय मैंने कहा था 100 ट्रिक एक से आप याद रख सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो आया था और यह अमीर खुसरो था वो प्रसिद्ध संगीतकार था रे भाई, अच्छा गाता था, कई सॉन्ग वह वो बहुत ही मीठी राग में यह गाता था, इसलिए इसने उपाधि दी गई थी हिंदुस्तान का तोता कहकर। तो याद रखिएगा यहां पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीर खुसरो। बढ़ेंगे एक और धमाकेदार क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है। यह सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, साइंस का सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यह हर दूसरे तीसरे कंपटीशन एग्जाम में आपको वापस रिपीट होता हुआ क्वेश्चन नजर आएगा। मोमबत्ती है वो करती है, सोलर सेल है वो कर सकता है, डायनामो कर सकता है या विद्युत सेल करता है। तो यहां पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य कौन करेगा, बिल्कुल बता दीजिएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। शुरुआत हो चुकी है, कमेंट बॉक्स में आंसर आना प्रारंभ। दिष्ट धारा उत्पन्न करता है, दिष्ट धारा उत्पन्न करता है, कौन करेगी, मोमबत्ती नहीं करेगी, सोलर सेल नहीं करेगा, विद्युत सेल नहीं करेगा, डायनामो का काम होता है ये। और आपको पता है कि डायनामो की अगर हम बात करें तो डायनामा क्या करता है, डायनामा करता है यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है। किस में करता है रे भाई, तो याद रखना है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, किसमें, विद्युत ऊर्जा में। और यह जो डायनामा है इसका उपयोग सर्वप्रथम उद्योगों में हुआ था, किसमें किया गया था, उद्योगों में। इसे दिष्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, दिष्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो डायनामा आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि डायनेमो जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जिन भी नौजवान साथियों ने यहां पर ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने आ चुका है, भारत में फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है।
ऐसे कौन से वन है जिनको ज्वारीय वन के नाम से जाना जाता है? झीलों के वनों को, शुष्क भूमि के वनों को, पर्वतीय जंगलों के वनों को, या रेगिस्तानी जंगलों के वनों को? ऐसे कौन से वन है जिन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है? बिल्कुल बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके सामने। बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है, कमेंट बॉक्स में आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं और यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर की ओर जा रहे हैं, लेकिन कई साथी है जो नौजवान साथी है वो गलती भी कर रहे हैं। चलो बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना बात किसकी हो रही है? ज्वारीय वनों की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, शुष्क पर्वतीय रेगिस्तानी नहीं होगा। अब ध्यान से देखना, ज्वारीय वनों की अगर हम बात करें तो ज्वारीय वनों को कहा जाता है दलदली वन। क्या कहा जाता है? दलदली वन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वृक्ष है वो कीचड़ में ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब कीचड़ कहां पर रहेगा? झीलों के किनारे, जहां पर पानी ज्यादा रहेगा वहीं पर कीचड़ होगा और कीचड़ में ही दलदली वन, ज्वारीय वन देखने को मिल सकते हैं। अब शुष्क का मतलब जहां पर जल की कमी, पर्वतीय जंगलों पे जल होता नहीं है, रेगिस्तान में जल आपको देखने को मिलेगा नहीं, तो क्या वहां पर कीचड़ होगा? कीचड़ नहीं होगा, तो दलदली वन, ज्वारीय वन वहां पर देखने को नहीं मिल सकता है। तो झीलें, ए ऑप्शन आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे एक और धमाकेदार क्वेश्चन की ओर। यहां पर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा है कि बाजार जो कीमत होती है वो किससे संबंधित होती है? किससे संबंध रखती है? अल्प अवधि से। अपल लिख दिया है, यहां पर आपको लिखना है अल्प अवधि। अल्प अवधि, अत्यधिक अल्प अवधि और दीर्घ अवधि या अत्यधिक दीर्घ अवधि। सोच समझ के आंसर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाजार की जो कीमत है वो किससे संबंधित रखती है, रिलेशन रखती है। बिल्कुल सोच समझ के आंसर बता दीजिएगा और थोड़ा सा सेशन को दबा के शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी नौजवान साथियों तक अपनी क्लास पहुंच जाए रे भाई। बिल्कुल यहां पर शुरुआत हो चुकी है, अलग अलग आंसर कमेंट बॉक्स में आने प्रारंभ हो चुके हैं। यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, अल्प अवधि। बाकी अत्यधिक दीर्घ अवधि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाजार की जो कीमत होती है, बाजार में आप मान लो कोई भी वस्तु खरीदोगे तो उसकी जो कीमत है उसका जो निर्धारण होगा वो किस समय के लिए होगा? अल्पावधि के लिए होगा। अल्पावधि का मतलब हर दिन पर डे उसमें चेंजिंग होती रहती है, अलग अलग आपको भाव देखने को मिल सकते हैं। तो बाजार की जो कीमत है उसका संबंध हमेशा अल्पावधि मतलब बहुत कम समय के लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बाजार की कीमत लगातार 2 साल तक फिक्स रहेगी कि इनकी वृद्धि नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। तो अल्पावधि आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात हो रही है गंगा नदी की। तो गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो उत्तर की ओर बहती है? बिल्कुल भारत देश में अगर हम बात करेंगे तो भारत देश में अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों कि गंगा की सहायक नदी तो है, लेकिन वो कौन सी दिशा में बहती है? ध्यान से देखना, वो उत्तर की ओर बहती है, यही पूछा है। तो कोसी नदी, घाघरा नदी, सोन नदी, गंडक नदी। सोच समझ के आंसर देना। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे भाई। और अगर ये क्वेश्चन आप करेक्ट बताते हो तो वास्तव में आप पे हार्ड वर्किंग कर रहे हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो। बिल्कुल बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। शुरुआत हो चुकी है, कमेंट बॉक्स में आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं और लगभग साथी है वो करेक्ट आंसर दे रहे हैं भाई। बिल्कुल लगभग साथी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल सर, सी ऑप्शन को लोग कर दीजिएगा। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। सोन नदी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोन नदी की बात करें तो मध्य भारत में बहती है। कौन से भारत में? मध्य भारत में यह नदी बहती है और मध्य भारत में बहने के बाद में यह उत्तर दिशा की ओर बहती है। कौन सी दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर। यहां पर क्वेश्चन में पूछा क्या है कि उत्तर की ओर बहती है गंगा की सहायक नदी। गंगा की भी बात कर लेते हैं तो भारत की सबसे बड़ी नदी 2525 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई आपको याद रखनी है। और इसी की सहायक नदी है सोन नदी, जो एमपी मध्य प्रदेश राज्य से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और उद्गम कौन सी पहाड़ियों से होता है? तो विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं वहां से होता है। उसके बाद में अमरकंटक की पहाड़ियों से होती हुई ये उत्तर की ओर बहती है। तो याद रखिएगा अमरकंटक की पहाड़ियां भी सोन नदी से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है
कि राष्ट्रीय जो पेंशन योजना है उसमें पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है? 70 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 58 वर्ष? सोच समझ के आंसर देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात किसकी हो रही है? राष्ट्रीय पेंशन योजना की बात हो रही है, एनपीएस की। एनपीएस नेशनल है जो पेंशन है स्कीम जो है, योजना है, जो प्लानिंग बनाई गई है, उसमें एज निर्धारित कितने की गई है? बिल्कुल इस ऑप्शन में एग्जामिनर के द्वारा अलग आंसर माना गया था, मैं आपको बता देता हूं 65 वर्ष माना गया था, सी ऑप्शन। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम के वर्तमान समय में मान लो ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है तो वर्तमान समय में आपको बतानी है 70 वर्ष। कितने वर्ष? 70 वर्ष से अधिक आयु का अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसे जो नेशनल है, जो पॉलिसी स्कीम है, जो राष्ट्रीय पेंशन योजना के नाम से जानी जाती है, उसके तहत उसे क्या लेने का अधिकार है? उसे पेंशन प्राप्त करने का अधिकार भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। तो 70 वर्ष आपको करके आना है, यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जबकि ये क्वेश्चन जब ओल्ड इज गोल्ड क्वेश्चन है उस समय पूछा गया था, उस समय 65 वर्ष माना गया था एग्जामिनर के द्वारा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको ये एज याद रखनी है 70 वर्ष। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पर क्या ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ए ऑप्शन। तो एक बार जो भी नौजवान साथी जुड़े हुए हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगे। साथ में मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि एप्लीकेशन पे सर के द्वारा विभिन्न प्रकार के कोर्स आपके लिए चलाए गए हैं, उनकी भी थोड़ी सी विशेषताएं मैं आपको इंपॉर्टेंट सी जो है वो बता देता हूं। तो एसएससी जीडी 2023 हो, इसके लिए हमारा टारगेटेड बैच आ चुका है, ब्रह्मास्त्र बैच। जिन भी साथियों को तैयारी करनी है वो आज ही बेस्ट एग्जाम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी ऑफर चल रहा है और 20 तारीख से आपके एग्जाम प्रारंभ हो रहे हैं। तो जिन भी साथियों को पीडीएफ नोट्स चाहिए या नोट्सों से अगर वो जल्दी अगर एक बार अपना रिवीजन करना चाहते हैं तो आज ही बैच ज्वाइन कर सकता है मात्र 299 रुपए में। उसके अलावा इसमें आपको सारी की सारी क्लासें दी जाएगी, उसके अलावा पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त में आपको दी जाएगी। साथ में मैं बता देता हूं बीएसएफ हमारी शानदार जो सिलेक्शन की नींव जो पूरे भारत देश में रखी है, जो बेस्ट एग्जाम भाई बाबू फौजी चैनल ने, यहां से अधिकतम सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला, बीएसएफ में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला ये एकमात्र संस्थान है भारत का। और इसके अगर किसी भी साथी को तैयारी करनी है तो वो हमारा वर्दी बैच ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि हम यहां पर 90% से अधिक का टारगेट लेके उसको तैयारी करवाएंगे और मात्र 399 रुपए में ये कोर्स आप परचेज कर सकते हो। ऑफर चल रहा है 60% तक। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की सारी क्लासें दी जाएगी, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके में चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस की बात करें या हिस्ट्री की आधुनिक प्राचीन इतिहास की बात करें, सारी की सारी क्लासें आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ में मैं बता देता हूं टेस्ट सीरीज बिल्कुल साथ में मुफ्त दी जाएगी जो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मान लो किसी भी नौजवान साथी है उसको जीके भी आ रहे हैं, उसके अलावा अन्य सब्जेक्ट भी आ रहे हैं, सर वो अगर बोले कि सर मैथ थोड़ी सी वीक है, मैथ सीखना चाहते हैं, तो हमारा चाणक्य बैच आ चुका है ओनली फॉर मैथ वीक जो स्टूडेंट है उनके लिए। इसमें आपको ऑल टॉपिक शॉर्ट ट्रिक के साथ में पढ़ाया जाएगा। तो मात्र 199 रुपए में आप इस कोर्स को भी क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो। अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, वहां से आप 24 आवर्स से जानकारी ले सकते हो। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे एक और ऐसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।